नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज कहानी देश के जवानों की और जीवन बीमा की। देश के जवानों को पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अदानी समूह में निवेश करने के लिए सरकारी संस्थानों को पैसे की कमी नहीं होती है। दोनों बातों में संबंध नहीं होते हुए भी दोनों ही बातें बेहद गंभीर हैं। 4 लाख जवान वन रैंक वन पेंशन के अरियर के इंतजार में दुनिया से ही चले गए, मगर समय पर अरियर का पैसा नहीं आया। 2019 में ही आ जाना चाहिए था, मगर 23 आ गया। पूर्व सैनिकों की संस्था की तरफ से पैरवी करते हुए वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या यह इतनी छोटी खबर है कि इसे अनदेखा कर दिया जाए? देश के लिए जान देने वाले जवानों को वन रैंक वन पेंशन का पैसा समय पर क्यों नहीं दिया गया? इसकी गिनती समय से पहले या समय पर क्यों नहीं की गई? अदानी और भारतीय जीवन बीमा निगम की खबरों पर आने से पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। जब जवानों के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी देश की जवानी का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। उत्कर्ष आनंद की यह रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि 15 मार्च तक सभी रिटायर्ड जवानों और अफसरों को वन रैंक वन पेंशन के अरियर का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। हर 5 साल पर वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा होती है। जनवरी 2019 से लेकर अब तक का पैसा सैनिकों को नहीं मिला है। अदालत इस बात से भी नाराज हो गई कि जब आदेश यह दिया गया कि एक ही बार में सारा पैसा दिया जाए, तो रक्षा मंत्रालय के सचिव ने 4 किश्तों में पैसे जारी करने का आदेश कैसे दे दिया? कोर्ट ने सचिव से अब जवाब मांगा है। अब जाकर रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि 15 मार्च तक 2019 के बाद का अरियर एक साथ ही दिया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन की गिनती कैसे हो? 5 साल की जगह हर साल इसके बढ़ाने पर विचार हो, इसे लेकर रिटायर्ड सैनिकों का संगठन सुप्रीम कोर्ट गया। वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, मगर इसे हासिल करने के लिए सैनिकों को 2015 के साल में जंतर मंतर पर आमरण अनशन भी करना पड़ा। लेकिन रिवाइज पेंशन देने के नाम पर सरकार कोर्ट से ही समय मांगती रही कि गिनती के लिए टेबल बनाने समय लगेगा। सैनिक संगठन उससे भी संतुष्ट और सहमत नहीं हैं। कोर्ट में सैनिक संगठन के वकील ने कहा कि इस दौरान 4 लाख सैनिक रिवाइज पेंशन मिलने के इंतजार में दुनिया से ही चले गए। तो क्या आपको पता था कि वन रैंक वन पेंशन के तहत 2019 में जो पेंशन रिवाइज होनी थी, उसका बढ़ा हुआ पैसा यानी एरियर 2023 तक नहीं मिला है? क्या आपने किसी हिंदी अखबार में यह मोटी मोटी हेडलाइनें देखी हैं कि वन रैंक वन पेंशन के अरियर के इंतजार में 4 लाख सैनिक दुनिया से ही चले गए? क्या सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में और सफाई नहीं देनी चाहिए? LIC कब तक अदानी समूह की कंपनियों में पैसा लगाए रखेगी? इस पर भी कोई मंत्री नहीं बोल रहा है। LIC ने नहीं बताया कि अदानी समूह से क्या बात हुई, किस तरह के सवाल पूछे गए और जवाब क्या मिला। बस खबर आई कि पूछा जाएगा, फिर कुछ खास खबर नहीं आई। अदानी समूह में निवेश के कारण LIC को 3000 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है। क्या यह इतना कम है कि निवेश के फैसले की समीक्षा ना हो और पैसा ना निकाला जाए? कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बाजार खुलता हो और खुलते ही अदानी समूह के कई शेयरों में लोअर सर्किट लग जाता हो। इनके दामों के गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा। फिर LIC को अपने निवेश का पैसा निकालने से कौन रोक रहा है? यह पैसा भारत की जनता का है। LIC के प्रति उसका भरोसा आज का नहीं है। जब राजकुमार प्रबंध निदेशक नहीं होंगे तब से है। इन सवालों के बीच उन्हें बार बार सेवा विस्तार मिलता जाएगा तो सवाल उठेंगे ही। जीवन बीमा के प्रबंध निदेशक राजकुमार को एक और सेवा विस्तार दिए जाने की खबरें छपने लगी हैं। हम पहले भी बता चुके हैं इस बारे में कि कुमार को 2 बार सेवा विस्तार दिया गया है। क्या भारत में कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं इस पद के लिए जो राजकुमार की जगह ले सके? अगर राजकुमार से योग्य कोई नहीं मिल रहा है तो उन्हें आजीवन प्रबंध निदेशक के पद पर क्यों नहीं बिठा दिया जाता? इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की भी खबर आपको फिर से जान लेनी चाहिए। इनके CEO संजीव चड्ढा ने कहा था कि अपने निवेशक के साथ संकट की स्थिति में बने रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि 19 जनवरी 2023 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था? 3 साल के लिए नियुक्त किए गए थे। 16 जनवरी को 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 3 साल तक CEO रहने के बाद और कितना रहेंगे इस पद पर? अगर यही सबसे योग्य व्यक्ति हैं
तो इन्हें भी आजीवन सीईओ बना दिया जाना चाहिए। 3 साल क्या छोटा कार्यकाल होता है कि इसके बाद भी सेवा विस्तार दिया जाए? क्या इसी इनाम की वजह से जनाब ने अदानी समूह के साथ बने रहने की बात कही, या बाजार की महान समझ के आधार पर यह बात कही? 3 साल तक पद पर रहने के बाद भी सेवा विस्तार देने का क्या मतलब है? भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने शेयर धारकों को बताना चाहिए कि अदानी समूह में अपने निवेश को कहां तक डूबने देगा। निगम ने कहा था कि अदानी समूह में जो निवेश है वो उसकी कुल संपत्ति का 1% है। यह देखने में छोटा लगता है, मगर 30,000 करोड़ इतनी छोटी राशि भी नहीं कि इसके डूब जाने को लेकर चिंता ना की जाए। निवेशकों का दिल धड़क रहा होगा इन दिनों जब भी वे एलआईसी के शेयरों के दाम देखते होंगे, मायूस हो जाते होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों में भी गिरावट जारी है। 52 हफ्ते में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब जीवन बीमा निगम का एक शेयर 702 रुपए का था। सोमवार को इसके एक शेयर का दाम 566 रुपए हो गया। पिछले शुक्रवार को 584 रुपए पर बंद हुआ। एक महीने से कुछ अधिक समय में 17% से अधिक गिरावट आ गई। मई 2022 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ आया, तब इसके एक शेयर का दाम 949 रुपया हो गया। आज इसके एक शेयर पर 383 रुपए का नुकसान है। मई 2022 के दाम की तुलना में 40% का घाटा। यह ध्यान रखिएगा कि बाजार में दाम में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आंकड़े बदल जाते हैं। आज मार्केट बंद होते होते शेयर का रेट 575 के आसपास आ गया। मीडिया में भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों में गिरावट और निगम को हुए नुकसान को लेकर हर दिन कुछ न कुछ छप रहा है। इसमें आमतौर पर आंकड़े होते हैं। इसका जवाब नहीं होता कि जब कोई संस्था अपने फंड का निवेश करती है और घाटा होने लगता है तो उस निवेश से बाहर आने का फैसला कब लिया जाता है, कौन लेता है, कैसे लिया जाता है, इसकी जानकारी नहीं छप रही। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रमुख का बयान आया कि अदानी समूह में जो निवेश किया गया है वो अभी फायदे में है, घाटा नहीं हुआ। हमने भी आपको यही बताया। मतलब जिस दर पर शेयर खरीदे गए हैं उसके दाम गिरने के बाद भी मुनाफा है। 27 जनवरी को अदानी समूह में एलआईसी के शेयरों का मूल्य 56,142 करोड़ रुपए के बराबर था, जो निवेश की लागत से फिर भी बहुत अधिक था। लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। 24 जनवरी को अदानी समूह के शेयरों में एलआईसी के निवेश का कुल मूल्य 81,268 करोड़ रुपए था, मगर एक महीने के भीतर यानी 24 फरवरी 2023 को 81,268 करोड़ से घटकर 27,000 के करीब आ गया। इस हिसाब से देखिए तो एलआईसी को अदानी ग्रुप में निवेश से अब तक 50,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। यही नहीं, जो मूल पैसा लगाया गया अब तो वह भी घाटे में है। दैनिक भास्कर ने शुक्रवार को अपने एक रिपोर्ट में लिखा है कि एलआईसी ने अदानी समूह की 5 कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जिनका मूल्य इस समय 27,000 करोड़ के करीब आ चुका है। इस बीच एलआईसी को दिसंबर में 50,000 करोड़ का मुनाफा मिल रहा था, जो अब 3,000 करोड़ के घाटे में बदल गया है। लाइव मिंट ने भी लिखा है कि 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, नेगेटिव हो चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सामी मोदक ने लिखा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग में एलआईसी 6ठे नंबर पर थी, जो अब 12वें नंबर पर आ गई है। 2022 में जब एलआईसी का आईपीओ आया तब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ से अधिक का था। अब 2.4 लाख करोड़ गिर गया है। 40% की गिरावट आ गई है। इस समय एलआईसी में सरकार की 96.5% हिस्सेदारी है। इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम के मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी होगी तो उसका असर सरकार के खजाने पर तो पड़ेगा ही, नागरिकों पर भी बुरा असर पड़ेगा। जिस रफ्तार से अदानी समूह के शेयर गिरते जा रहे हैं, वैसे में यह सवाल गलत नहीं हो सकता कि एलआईसी को क्यों दांव पर लगाया जा रहा है। अब सवाल है कि 3,000 करोड़ का घाटा किसके हित के लिए उठाया जा रहा है, अदानी के लिए या भारत की जनता के लिए जिसने एलआईसी के शेयरों में निवेश किया है। हमारे कुछ सवाल हैं। 31 जनवरी के आसपास जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक राजकुमार का बयान आया कि अदानी के एफपीओ में 300 करोड़ का निवेश बोर्ड की मंजूरी के बाद किया गया, आगे और निवेश नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद अदानी ने एफपीओ वापस ले लिया।
हमारा सवाल है कि क्या उस बोर्ड ने अदानी के शेयरों में निवेश जारी रखने के फैसले की कोई समीक्षा की है कि 3,000 का घाटा हो चुका है, एलआईसी और कितना घाटा सहेगी? क्या पूरा ही पैसा डूबने दिया जाएगा? 31 जनवरी के बिजनेस स्टैंडर्ड में राजकुमार ने कहा था कि स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया, स्थितियां बदल कहां रही हैं? हर दिन अदानी के शेयर तो गिरते ही जा रहे हैं। एलआईसी ने तब कहा कि अदानी समूह से सवाल करेंगे, तो क्या जवाब मिला, इसका भी कोई ब्यौरा जनता को नहीं दिया जा रहा है, या दिया गया है, आप पता कर लीजिए। पैसा आपका डूब रहा है और सेवा विस्तार किसी और को मिल रहा है। भारत की जनता भारतीय जीवन बीमा निगम पर भरोसा करती है। नॉर्वे का सरकारी पेंशन फंड दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड माना जाता है। इसने अदानी समूह से अपना सारा पैसा निकाल लिया। ऑस्ट्रेलिया में पूछा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड का कुछ हिस्सा अदानी समूह में लगा है, कहीं डूब तो नहीं जाएगा? और हम किस आधार पर मानकर चल रहे हैं कि जीवन बीमा के निवेशक चिंतित ही ना हो? नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया के निवेशक चिंतित हैं, मगर भारतीय जीवन बीमा के आम निवेशक अपने शेयरों के दाम गिरने से होली मना रहे हैं। अब तक माना जा रहा था कि अदानी समूह से आ रही घाटे की खबरें उसी तक सीमित हैं और निचले स्तर तक इनका प्रभाव नहीं पहुंच रहा। बिजनेस स्टैंडर्ड में सचिन पी ममपट्टा की खबर छपी है कि अदानी समूह से पैसा निकालकर नॉर्वे के पेंशन फंड ने अंबानी समूह में डालना शुरू किया। फंड के कागजों के एक अध्ययन के मुताबिक नॉर्वे के फंड ने 2022 में अंबानी की कंपनियों में $180 मिलियन से भी अधिक का निवेश किया। यह जानकारी दिसंबर 2022 तक की है। खबर के मुताबिक यह निवेश रिलायंस की कम से कम 4 कंपनियों में किया गया। वहीं नॉर्वे फंड ने दिसंबर 2022 तक अदानी समूह की 3 कंपनियों में करीब $200 मिलियन का निवेश किया हुआ था, जिसे पूरी तरह निकाल लिया गया है। जहां तक हमने इस खबर को समझा है और समझने में अगर चूक नहीं हुई है, तो इस खबर में यह भी लिखा है कि नॉर्वे के फंड ने सरकारी प्रतिभूतियों में भी अपना निवेश कम किया है। रिलायंस इंडस्ट्री से भी पैसा निकाला गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि रिलायंस के बॉन्ड सरकार संबंधी बॉन्ड की श्रेणी में आते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड को पेंशन फंड ने बताया कि पैसा निकालने की वजह बॉन्ड को सरकार द्वारा गारंटी दिया जाना है। नॉर्वे के फंड ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले ही अपना निवेश निकाल लिया। इसमें कहा गया कि पेंशन फंड को शक हो गया कि कहीं उनके पैसे का इस्तेमाल करके प्रदूषण फैलाने वाले कार्य ना किए जा रहे हों, क्योंकि 10 फरवरी की फाइलिंग से पता चला कि अदानी एंटरप्राइजेस अदानी ग्रुप की ग्रीन कंपनियों के स्टॉक को गिरवी रखकर ऑस्ट्रेलिया की करमाइकल कोयला खदानों को फाइनेंस कर रहा है। पेंशन फंड ने कोयले को अपने पोर्टफोलियो से ब्लैक लिस्ट कर दिया है, इसलिए किसी भी रूप में करमाइकल प्रोजेक्ट तक उनका पैसा पहुंचना उनके नियमों का उल्लंघन है। यह बात उनकी एक प्रमुख अधिकारी किरण अजीज ने एक साक्षात्कार में कही थी। अदानी समूह पर स्टॉक में हेराफेरी के आरोप लगे हैं कि उसके जरिए दामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। वो किस तरह से हुआ, उसमें कौन शामिल हैं, यही तो जानने की बात है। शेल कंपनियां बनाकर अपना ही पैसा इधर से उधर घुमाने के आरोप लगे हैं। अदानी ग्रुप ने खंडन तो कर दिया, मगर अभी तक वो सवाल सामने हैं। विपक्ष के हर दल ने इतने सवाल उठाए, धरना प्रदर्शन किया, मगर जांच की बात टस से मस आगे नहीं बढ़ी। अब हम 2 खबरों का जिक्र करना चाहेंगे। इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा है कि वित्तीय मामलों के जानकारों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड और सेबी से कहा है कि अदानी समूह की 5 कंपनियों के शेयरों को निफ्टी 50 से जोड़ा गया है। इस फैसले की समीक्षा कीजिए, इससे लाखों निवेशकों की बचत 31 मार्च से इस डूबते जहाज में खपने लग जाएगी। 17 फरवरी को निफ्टी ने बताया कि इसकी एक कमेटी ने तय किया है कि तमाम सूचकांकों में स्टॉक में अदल बदल की जा रही है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। अदानी विल्मर को निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 में शामिल किया गया है। अदानी टोटल गैस को निफ्टी शरिया 25 में जोड़ा गया है और अदानी पावर को निफ्टी के 10 अलग अलग सूचकांकों में रखा गया है। निफ्टी 50 में अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स, अदानी एंटरप्राइजेस पहले से हैं। नई सूची के बाद निफ्टी 50, निफ्टी 100 में अदानी समूह के 6 और स्टॉक जुड़ जाते हैं। हिंदू की इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के म्यूचुअल फंड के 41 लाख करोड़ का 16% पैसा
इन सूचकांकों में लगा है निफ्टी के। जैसे ही निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में निवेश करेंगे, उसका कुछ हिस्सा अदानी समूह के इन शेयरों में जाएगा और डूब सकता है। अभी तक यह सवाल उठता रहा है कि म्यूचुअल फंड ने तो अदानी समूह में निवेश नहीं किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में इनके दाम गिरते ही जा रहे हैं। तो क्या पिछले दरवाजे से म्यूचुअल फंड का पैसा इन शेयरों में लगवाया जा रहा है? हम इस विषय के जानकार नहीं हैं, लेकिन आप इस खबर को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आई एक दूसरी खबर से मिलाकर देखिए। अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने अदानी ग्रुप को सस्टेनेबल इंडेक्स से हटा दिया। इससे अब कोई इस मार्केट में इंडेक्स के जरिए अदानी के शेयर नहीं खरीद सकेगा। अदानी के शेयरों की मांग खत्म हो जाएगी। निवेशकों की सुविधा के लिए शेयर बाजार में अलग अलग सेक्टर के लिए इंडेक्स होते हैं। एनर्जी के इंडेक्स में एनर्जी की कंपनियां डाली जाती हैं। कोई म्यूचुअल फंड जब एनर्जी इंडेक्स में पैसा लगाता है तो उसमें शामिल सारी कंपनियों के शेयर खरीद लेता है। डाउ जोन्स ने इस सूची से अदानी एंटरप्राइजेस को हटा दिया है। इसलिए अब कोई डाउ जोन्स के सस्टेनेबल इंडेक्स में पैसा लगाएगा तो अदानी के शेयर नहीं खरीद पाएगा। डाउ जोन्स अपने सूचकांकों से अदानी समूह के स्टॉक को बाहर कर रहा है। यहां निफ्टी अपने स्टॉक के सूचकांकों में शामिल कर रहा है। क्या इस तरह से अदानी समूह को मदद पहुंचाई जा रही है या फिर यह बाजार की कोई सामान्य प्रक्रिया है? अगर इतनी ही सामान्य होती तो क्या हिंदू अखबार इसे पहली खबर के रूप में लगाता? इन्हीं सब से संदेह होता है। जांच की मांग हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा। जांच एजेंसियों की डायरी में जैसे अदानी समूह की कंपनियों का पता ही नहीं है। कांग्रेस 17 दिनों से अदानी को लेकर सवाल जारी कर रही है। लिखित सवाल होते हैं। कायदे से सरकार की कोई भी एजेंसी लिखकर ही जवाब दे सकती थी, मगर ना तो इन सवालों की रिपोर्टिंग होती है, ना ही जवाब आता है। कांग्रेस ने पूछा है कि जब MSCI, S&P, डाउ जोन्स और FTSE रसेल जैसी प्रमुख मार्केट इंडेक्स बनाने वाली कंपनियां अदानी समूह की फर्मों के भारांक वेटेज की समीक्षा कर रही हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई गंभीर कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसके विपरीत NSE ने 17 फरवरी 2023 को घोषणा कर दी कि वर्तमान में शेयर बाजारों में डूब रही अदानी समूह की कंपनियों में से अतिरिक्त 5 को 14 सूचकांकों में शामिल किया जाएगा। क्या आप अपने करीबी दोस्त को इस संकट से उबारने के लिए NSE पर दबाव बना रहे हैं? सेबी को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही कि लाखों निवेशकों का एक डूबते हुए व्यावसायिक समूह में निवेश कराकर उनसे धोखाधड़ी ना हो? ये कांग्रेस के आरोप हैं। इंतजार हो रहा है कि अदानी की खबर से जनता की दिलचस्पी कम हो जाए। लगता है कि इवेंट की खोज हो रही होगी ताकि लगातार कवरेज से चर्चाओं की दिशा मोड़ दी जाए। न्यूज की दुनिया चाहे जैसे भी मैनेज हो जाए, मगर शेयर बाजार मैनेज होता नहीं दिख रहा। शेयर बाजार इन खबरों से बोर नहीं हुआ है जहां लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पैसे लगा रहे हैं। उस शेयर बाजार में अदानी अपने शेयरों को अभी तक संभाल नहीं सके हैं। इतनी गिरावट के बाद कोई तो दौड़ा आता कि सही मौका है खरीदने का, खरीदता और दाम चढ़ते। ऐसा होता तो दिख नहीं रहा। भारतीय जीवन बीमा के निवेशक जानना चाहते होंगे कि उनका पैसा कब तक सुरक्षित है। अदानी समूह में LIC का पैसा डूबेगा तो जिन्होंने LIC के शेयर लिए हैं उनका भी डूबेगा। इस पूरे मामले को आप IDBI के हवाले से समझिए। जून 2018 की खबर है कि उस समय का IDBI में LIC की 11% हिस्सेदारी थी, लेकिन 2022 अक्टूबर आते आते IDBI में LIC और सरकार की हिस्सेदारी 94% हो गई। इसमें LIC का हिस्सा करीब 49.2% हो गया। जून 2018 में वायर की रिपोर्ट में लिखा है कि IDBI में LIC 20,000 करोड़ रुपए लगाने वाली है, जो नाली में पैसा बहाने के जैसा है, क्योंकि उस समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बुरा हाल IDBI का ही था। उसका NPA बहुत ज्यादा था। 4 साल बाद यानी अक्टूबर 22 की खबरों में यह लिखा जाता है कि सरकार और LIC मिलकर अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही हैं। इस साल 11 जनवरी को मिंट में सोनिया शिनॉय और प्रशांत नायर की एक रिपोर्ट छपी। LIC का बयान है कि वह IDBI बैंक से बाहर नहीं निकलेगी, मगर अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है। यह बयान प्रबंध निदेशक राजकुमार के हैं। इनके बयान से ठीक 2 दिन पहले
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM के सचिव बयान देते हैं कि IDBI से सरकार और LIC दोनों बाहर निकल जाएंगी। सचिव के बयान की कीमत देखिए। 2 दिन बाद LIC के प्रबंध निदेशक कहते हैं पूरी तरह बाहर नहीं निकलेंगे, हिस्सेदारी भले घटा सकते हैं। इन खबरों को बताने का मकसद है कि क्या LIC अदानी समूह से अपना पैसा निकालने पर विचार कर रही है, करेगी, या उसके साथ ही डूबते रहने का इरादा है। यूपी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को गाना गाने पर पुलिस नोटिस भेज देती है। यहां तो शेयरों के दाम बढ़ा चढ़ाकर मैनिपुलेशन करने के आरोप लगे, 12 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हवा हो गई, मगर ED CBI का कोई छापा नहीं पड़ा। आरोपियों के पक्ष में महापंचायतें तक हो जाती हैं इस देश में, पुलिस को ललकारा जाता है, कुछ नहीं होता। एक धर्म के खिलाफ हिंसक नारे लगाए जाते हैं, कुछ नहीं होता। नेहा सिंह राठौर के गानों से ही तनाव फैल रहा है। नेहा सिंह राठौर अगर अदानी समूह और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मिलाकर कोई गाना ही बना दें, गा दें, तो नोटिस किसे जाएगा? नेहा को, या हिंडनबर्ग को, या अदानी समूह को? कम से कम इसी तरह के फालतू सवाल ही पूछ लीजिए सवाल के नाम पर, अगर गंभीर सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर चीफ जस्टिस के सामने सुनवाई हुई। यह सवाल उठ रहा था कि सिसोदिया के घर और अन्य जगहों पर CBI पिछले साल से छापे मार रही है, पूछताछ कर रही है। सिसोदिया CBI के दफ्तर भी जा रहे हैं, फिर भी उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या जेल में रखने के लिए? सिसोदिया के अब विरोधी प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया है कि जो आरोप लगे हैं उनकी प्रकृति गंभीर है और जांच गंभीरता से होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी की बात समझ में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर दखल नहीं देंगे, हाई कोर्ट जाइए। आमतौर पर जब भी हाई कोर्ट का विकल्प रहता है, कोर्ट की तरफ से यही कहा जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।